हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। भाई साहब, क्या नाम है? रे ऑप्टिक्स। और आज रे ऑप्टिक्स के अंदर हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन को वन शॉट के अंदर खत्म। जी हाँ, कंप्लीट रे ऑप्टिक्स आज इस वीडियो में नहीं होगा। इस वीडियो में सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा और उसका वन शॉट आप लोगों को मिलने वाला है। मतलब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्लास 12 फिजिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। एक सिंगल वीडियो बहुत है आप लोगों के लिए, सिर्फ ये वीडियो। ठीक है, चलो यार। तो सर फिर रे ऑप्टिक कब तक कंप्लीट होगा, ये भी तो क्वेश्चन आ रहा होगा ना मन में। भाई रे ऑप्टिक्स जो है वो 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। आज जैसे रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा वो रिफ्रैक्शन का आएगा, फिर उसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगा, थर्ड पार्ट जो आएगा वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का आएगा। और 3 पार्ट्स के अंदर, 3 वन शॉट के अंदर ये रे ऑप्टिक्स एक तरीके से खत्म है। ठीक है, चलिए यार, तो आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे बच्चे यार पूछते हैं कि सर आपके नोट्स कहाँ मिलते हैं, आपकी क्लासेस का पता कैसा लगता है। तो भाई टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। यहीं पे आप लोगों को सारे लिंक्स, सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर की बुक के बारे में पूछ रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक लें। तो भाई मैंने अपनी बुक बता रखी है, जिसका लिंक आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा। लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में भी हम डाल दें। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाने वाला है। ओके, तो बढ़िया बुक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नए क्वेश्चन है उसके अंदर, प्रीवियस ईयर तो हैं, साथ में बहुत सारे जैसे कि कंबेंडेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं, असर्शन रीजन है, एमसीक्यू हैं, केस बेस्ड हैं, वो भर भर के हैं उस बुक के अंदर। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो यार, जो रे ऑप्टिक्स है वो किससे डील कर रही होगी? वो लाइट से डील कर रही होगी। लाइट की अलग अलग मतलब करेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रोपागेशन, उसके इफेक्ट्स, इन सब से डील करती है, वो ऑप्टिक्स कहलाती है। ठीक है, ओके, चलो तो हम इसी चीज से शुरुआत करते हैं, इसी पार्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अच्छा हम पढ़ेंगे क्या इस पूरी ऑप्टिक्स के अंदर? रे हो या वेव हो, हम लाइट के बारे में बात कर रहे होंगे। किसके बारे में बात कर रहे होंगे? लाइट के बारे में बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यार लाइट क्या है। देखो यार, लाइट जो है ना वो एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें आप लोगों ने ईएम वेव पढ़ा था, और उसमें एक रीजन आया था। वो रीजन क्या था कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम में जो विजिबल रीजन था ना, वो लाइट है जो हमें देखने में हेल्प करती है। ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो लाइट क्या है भाई? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके हेल्प से हम क्या कर पाते हैं भाई? ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। क्योंकि लाइट क्या करती है भाई? ये सेंसेशन ऑफ विजन जो है हमारी आंखों के लिए प्रोड्यूस कर देती है, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख पाते हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। आपको सिंपली पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारी आंखों के लिए एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं अलग अलग वस्तुओं को, चीजों को। ठीक है, अच्छा ऑप्टिक्स क्या है भाई? ऑप्टिक्स क्या है? देखो, ऑप्टिक्स किस में पढ़ रहे हो यार? फिजिक्स में पढ़ रहे हो, तो ये फिजिक्स की ही क्या है? ब्रांच है। ठीक है, किसकी ब्रांच है भाई साहब? फिजिक्स की ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द, किसके साथ भाई डील करेगी? मैंने अभी बताया ना, डील करेंगे हम किसके साथ? डील द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, वो ऑप्टिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? लाइट के बारे में सब कुछ चीज पता करना, वो क्या है? ऑप्टिक्स है। ठीक है, लाइट की स्टडी करना वो ऑप्टिक्स है, समझे? और ऑप्टिक्स हमारे पास 2 तरीके की है भाई। ऑप्टिक्स हमारे पास कितने तरीके की है? 2। सर ये 2 हमने तो कभी सुना नहीं था। अरे सुना होगा। पहली जो है भाई वो है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स बोली जाती है। और दूसरी जो है वो है आप लोगों के पास वेव ऑप्टिक्स या फिर फिजिकल ऑप्टिक्स बोली जाती है। ठीक है, जो थ्योरी की चीज है भाई साहब यहाँ पे पहले से लिख दी गई है, पॉइंट्स वगैरह लिख दिए गए हैं, बट जो डेरिवेशन है, जो समझाने की चीजें, वो यहाँ पे बोर्ड पे मैं खुद से लिखूंगा। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या है भाई? लाइट की स्टडी करना। ठीक है, उसके मतलब अलग अलग जो फिनोमिनास हो रहे हैं वो देखना, प्रोडक्शन देखना, प्रोपागेशन देखना। ठीक है, और ऑप्टिक्स की 2 ब्रांच है, जिसमें एक को बोला जाता है रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरी को बोला जाता है वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स। अच्छा, क्या फर्क है इनमें? फर्क क्या है? ये जो रे या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो क्या है
भाई हम जो आज इस चैप्टर में शुरू कर रहे हैं वो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, या फिर आप बोलो कि रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स क्या करती है भाई साहब, ये डील करती है, डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोपागेशन, डील्स विद द स्टडी ऑफ propagation of light in terms of ray, मतलब इसके अंदर हम लाइट को रेज की तरफ देखेंगे, ठीक है। डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रे, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं भाई, उनका जो साइज होता है वो ज्यादा होता है किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। आप ये बोल सकते हो वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा होता है, तो वो वाली मतलब उस ऑप्टिक्स की ब्रांच को बोला जाता है क्या, रे या फिर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीजें देख रहे होंगे। इसी तरीके से आप लोगों के पास आता है वेव या फिजिकल ऑप्टिक्स। व्हाट इज द वेव एंड फिजिकल ऑप्टिक्स, भाई जिसमें हम वेव फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, वेव फिनोमिना, ठीक है, जैसे कि इंटरफेरेंस, ठीक है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारा किसमें आता है, आपका वेव में आता है, ठीक है। किसमें आता है, वेव में आता है। मतलब जिसमें हम एक तरीके से ये बोल दो कि यार रे कंसीडर कर रहे हैं या फिर पार्टिकल नेचर मान रहे हैं, और जिसमें हम वेव के बारे में पढ़ रहे होंगे वो आपकी क्या होगी, वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स रहने वाली है। तो बेसिक चीज थी, खत्म हुई। नेक्स्ट है भाई साहब कुछ बातें लाइट के बारे में जो हमें पहले से ही पता होनी जरूरी है। ये चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए भाई, ये चीजें जो है हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो पहली बात क्या है भाई, पहली बात क्या है कि भाई वैसे तो लाइट हमें क्या दिखती है, वैसे तो लाइट क्या है, तुम्हें दिखाई थोड़ा देती कि ये लाइट आ गई है, नहीं, लाइट की हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं, लाइट की हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं। लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल, बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझे, मतलब हम ऑब्जेक्ट को क्यों देख पा रहे हैं, अगर इस कमरे में कहीं से भी लाइट नहीं आएगी तो यहां अंधेरा होगा, मैं किसी चीज को भी नहीं देख पाऊंगा। या तुम किसी कमरे में हो, चारों तरफ से बंद है भाई, चारों तरफ से बंद, मतलब ऊपर नीचे सभी जगह से बंद है, लाइट आ ही नहीं रही है, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बट थोड़ी सी भी लाइट अगर कहीं से आएगी फिर तुम्हें आराम से दिखना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, और जब तुम बल्ब जगा दोगे तो सारी चीजें जग जाएंगी, मतलब दिख जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम पढ़ के आए हैं इससे पहले चैप्टर में ही। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भाई साहब मीडियम की जरूरत नहीं होती, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपागेशन, ओके। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी कि ईएम वेव की जो स्पीड है वो क्या है, वही यहां पे आने वाली, वो है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही तो है भाई लाइट की भी स्पीड, ठीक है, यही तो है लाइट की स्पीड कि c इज इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैक्यूम में है। किसमें है, वैक्यूम में है, क्लियर है, किसमें बेटा जी, वैक्यूम में है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो विजिबल लाइट होती है ना, जो विजिबल लाइट होती है, ये जो हम लाइट पढ़ रहे हैं ये क्या है, विजिबल लाइट है ना, तो मतलब जो हमारे लिए है, जिसकी हेल्प से मतलब इतनी वेवलेंथ की लाइट होगी तो हम देख पाते हैं, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होनी चाहिए। नेक्स्ट, लाइट क्या करती है भाई, प्रोपागेट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे प्रोपागेट करती है, ठीक है। लाइट प्रोपागेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और कैसे करती है यार, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है चीजें कि भाई लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसका मतलब तो ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप बोल दोगे कि कैसे स्ट्रेट लाइन में चल रही है, आप ऐसे बोल सकते हो, लाइट प्रोपागेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग ए लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है। और उस पाथ को अगर मान लो, सुनो भाई, यहां से चली लाइट, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, तो इनको अगर हम जोड़ देते हैं, अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो क्या है, स्ट्रेट चल रही है। दूसरी बात, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हम रे, इसको क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट बोलने वाले,
और इस तरीके की अगर बहुत सारी होंगी, बंडल्स होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले बेटा जी, बीम ऑफ लाइट बोलने वाले हैं। क्लियर हुई चीजें? चलो, अच्छा, लाइट जो होती है यार वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है। लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, जैसे कि अगर कोई ग्लास है तो उस पर आप लाइट मारते हो, ठीक है, तो क्रॉस होके चली जाती है दूसरी साइड। लेकिन अगर बीच में लोहा रख दिया और लोहे पे लाइट मार रहे हो, फिर नहीं जाएगी ना। तो आप बोल सकते हो कि लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट कैन नॉट पास थ्रू नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। और अलग अलग मीडियम में जो इसकी स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। अलग अलग मीडियम में इसकी जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। वो रिफ्रैक्शन जब हम करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पोर्शन आएगा, मतलब टॉपिक आएगा छोटा सा, उसको जरूर से हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? हाँ जी, सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? लाइट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। जो सरफेस पॉलिश्ड है, मान लो कोई सरफेस रखा हुआ और वो बिल्कुल चिकना है, पॉलिश हुआ हुआ है, उसके ऊपर जब लाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये बेसिक है भाई, जो आप लोगों को आना चाहिए। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, जो कि रिफ्रैक्शन होता है। और अभी रिफ्लेक्शन के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए कि लाइट जो है भाई, लाइट की हेल्प से हम देख पाते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्पीड उसकी दी हुई है आप लोगों को, वेवलेंथ इतनी होती है, प्रोपागेट करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे और उनको ज्वाइन करते चलते हैं, वो रे बन जाती है। और इस तरीके के अगर बंडल्स हो बहुत सारे हो तो वो बीम ऑफ लाइट बन जाता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये जाती है, ठीक है, पास कर सकती है। स्पीड जो होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी ये रही। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो इस वन शॉट का पार्ट है, रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? अच्छा, रिफ्लेक्शन से पहले ये देख लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार बुक्स में ये पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हमारे जो टॉपिक्स होते हैं ना उनमें बीच में आ जाता है ये। तो फिर बच्चे ढूंढते फिरते कि यार क्या है लाइट सोर्स, क्या है लाइट सोर्स। तो भाई लाइट सोर्सेज हम दो तरीके के पढ़ेंगे अपनी ऑप्टिक्स के अंदर। एक होगा हमारे पास लुमिनस और एक होगा नॉन, ठीक है। लुमिनस कौन से होंगे भाई? हाँ जी, लुमिनस कौन से होंगे भाई? वो सोर्स जो अपनी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। जैसे कि सन हो गए, स्टार्स हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए। अरे बल्ब जग रहा है तो इसमें से लाइट आ रही है ना, अपनी एक लाइट है इसकी, समझे। लेकिन भाई साहब जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट रिटर्न्स द लाइट कमिंग फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्स। समझो ध्यान से भाई, ल्यूमिनस सोर्स कौन से होंगे? जो अपनी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉन ल्यूमिनस कौन से होंगे? जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट वो क्या करते हैं? रिटर्न्स द लाइट कमिंग फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया मून, ग्लास, ये सब होंगे इनके एग्जांपल। तो लाइट सोर्सेज दो तरीके के, मेनली तुम्हें यही आएगा, मतलब जब भी टॉपिक पढ़ोगे ना, कोई न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें ल्यूमिनस लिखा होगा, तो पता होना चाहिए कि जो अपनी लाइट प्रोड्यूस कर सके। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या है भैया? रिफ्लेक्शन है। देखो यार, रिफ्लेक्शन को मैं डायरेक्ट तुम्हें समझाता हूं, डेफिनेशन लिखी हुई है, तुम खुद से समझ लेना, लेकिन मैं एक बार तुम्हें चीजें समझा देता हूं कि कैसे होंगी। जैसे कि मान लीजिए यहां पे कोई हमने एक सरफेस लिया और ये सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड है। ये सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड है। ऐसे ये पॉलिश्ड है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये एक सरफेस है जो नीचे की साइड से पॉलिश्ड है। अब यहां पे ना एक काम और करते हैं हम, यहां पे हम एक काम और करते हैं कि एक नॉर्मल बना लेते हैं इसके साथ, ठीक है, ऐसे। चलो, अगर सीधा ना हो तो तुम खुद से सीधा बना लेना, ठीक है। सीधा नहीं लग रहा वैसे मुझे भी। नहीं है सीधा? सीधा नहीं है क्या? चलो सीधा ही है। अच्छा, इस जो लाइन देखो, जो सरफेस है, मान लो इसके ऊपर लाइट पड़ने वाली है, इसके परपेंडिकुलर मैंने एक जो लाइन लगाई होती है, इसको बोला जाता है एन। एन मतलब नॉर्मल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? नॉर्मल बोला जाता है। हम एक लाइन को यहाँ पे फॉल करवाते हैं, मतलब लाइट फॉल कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लाइट आके फॉल कर गई, ठीक है, यहाँ पे लाइट आई और लाइट फॉल कर गई, गिरी, ठीक है।
तो भाई यहां पे इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे होती है ये? इंसिडेंट रे होती है। ओके, कौन सी रे होती है बेटा? ये इंसिडेंट रे होती है। ध्यान से सुनना, हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल हमेशा एक एंगल बनाएंगे, हमेशा। उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको नाम देंगे हम आई का। जिसको क्या नाम देंगे? आई का नाम देंगे। ठीक है जी। अब ये लाइट अगर इस सरफेस पे फॉल करी है तो ये वापिस इसी मीडियम में चली जाएगी, वही होता है रिफ्लेक्शन। और ये मान लो इधर चली गई, ये मान लेते हैं इधर चली गई। क्लियर? ठीक है, ये ऐसे चलेगी। तो इस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाता है इसको? रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। ओके, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी हमेशा एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो वो एंगल कहलाता है आप लोगों के पास क्या? एंगल आर। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, आई क्या है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आई इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और व्हाट इज आर? वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, इट्स रिफ्लेक्शन। क्या है ये? रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई? तो यहाँ पे लाइट क्या हो रही है भाई? जिस मीडियम से चली थी उसी मीडियम में वापस आ रही है, बाउंस बैक हो रही है। मान लो ये ऐसे हुई, फिर ये वापस चली गई, ऐसे हुई और वापस चली गई। ठीक है, उसी मीडियम में है भाई, तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, क्या ही फर्क पड़ने वाला है ना? चलो, तो यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे है, ये है नॉर्मल होता है, जिस सरफेस पे लाइट फॉल कर रही है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां से हमें ये तो पता लग गया कि रिफ्लेक्शन क्या है। हमें यहां से ये तो पता लग गया कि रिफ्लेक्शन क्या है, कि भाई लाइट अगर किसी सरफेस पे फॉल करती है, कैसा सरफेस हो? पॉलिश्ड हो, स्मूथ सरफेस हो, तो इंसिडेंट लाइट क्या हो जाती है? उसी मीडियम में वापस आ जाती है, रिटर्न्स इनटू द सेम मीडियम। ये जो वापस आने का प्रोसेस है ना उसी मीडियम में, उसको बोला जाता है क्या? रिफ्लेक्शन। उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। अब इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स या लो आप बोल सकते हो। तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन वो एक बार देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एक बार देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई सब। ठीक है, कौन से हैं वो रूल्स? हाँ जी, कौन से वो रूल्स? पढ़े होंगे, क्लास 9-10 से पढ़ते ही आ रहे हैं कि भाई जो आप लोगों का पहला रूल है वो कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात आ गई समझ में? कहने का मतलब अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो 30 डिग्री पे ही मिलेगी। मान लो यहां से तुमने लाइट फेंकी 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे मिलेगी, 50 डिग्री 40 डिग्री इन पे नहीं मिलेगी। ठीक है, 20 है तो 20, 60 है तो 60, 120 है तो 120। भाई जितने एंगल पे इंसिडेंट करवा रहे हो उतने पे मिल रही है। ठीक है जी। सेकंड कहता है, सेकंड जो रूल है वो क्या कहता है कि आप लोगों की जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे, सुनना ध्यान से, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल टू द सरफेस, या सीधा लिख दो नॉर्मल, एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, all lie in the same plane, all lie in the same plane, in the same plane, सभी की सभी सेम प्लेन में होती हैं। ये नहीं है भाई लाइट इधर से आई और इधर चली गई, नहीं, जिस प्लेन में है लाइट, वर्टिकल प्लेन में है तो वर्टिकल प्लेन में ही वापस जाएगी, हॉरिजॉन्टल में थी तो हॉरिजॉन्टल में ही आएगी। समझ रहे हो चीजों को? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, मतलब रिफ्लेक्शन, ये होगा ही होगा। दूसरा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया भाई रिफ्लेक्शन। अब यहां से ना एक चीज और हम यहां पे कर लेते हैं, और वो दूसरी चीज क्या आती है? वो आती है डेविएशन की। क्या आ जाती है? डेविएशन की आ जाती है। तो डेविएशन देखना कितना हुआ भाई, डेविएशन देखो कितना हुआ है। देखो हमारी जो ये है लाइट इंसिडेंट रे, ये सीधी यहां पे आनी थी। समझ रहे हो चीजों को? देखो ये सीधी कहां पे आनी थी? ये सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, बिल्कुल यहां पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं आई, ये कहां चली गई? इधर। तो इसका मतलब यहां पे हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेविएशन है, जिसको मैं डेल से लिख रहा हूं, वो क्या है? टोटल कितना एंगल है ये? अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं तो 180 बनेगा। ठीक है जी, 180 डिग्री। उसमें से ये दो एंगल निकल गए हैं भाई, 180 में से ये दो एंगल निकल गए ना, आई प्लस आर।
आई प्लस आर, ये निकल गए, तो ये डेविएशन हो गया। ठीक है, बुक्स में तुम 2i 2r देखते होंगे, क्यों? क्योंकि i जो है वो r के बराबर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो डेविएशन प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे वो 180 माइनस 2i बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि 180 माइनस 2r बोल सकते हो। बात एक ही है, क्योंकि i तो r के बराबर है ना भाई, i तो r के बराबर है। क्लियर? चलो, तो ये बात हो गई किसकी? रिफ्लेक्शन की। पूरा रिफ्लेक्शन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं भाई मिरर्स को। किसको पढ़ने वाले हैं? मिरर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास जो मिरर्स हैं वो हैं दो तरीके के। कितने तरीके के मिरर्स हैं भाई? दो तरीके के मिरर्स हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास प्लेन मिरर, एक है हमारे पास कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, और एक है हमारे पास, एक मिनट, एक तो पढ़ेंगे हम प्लेन मिरर, ठीक है, और एक पढ़ने वाले हैं हम स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स। बट सबसे पहले हम प्लेन मिरर को निपटा देते हैं। किसको निपटा देते हैं? प्लेन मिरर को। थोड़ा सा आपको प्लेन मिरर के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको प्लेन मिरर के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर समझेंगे अभी, फिर हम समझेंगे स्फेरिकल के जो दो पार्ट हैं उनको अकेले अकेले समझेंगे, फिर कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी वो समझेंगे, साइन कन्वेंशन समझेंगे, फिर मिरर फॉर्मूला करेंगे, रिलेशन करेंगे, ठीक है, मैग्निफिकेशन करेंगे। चलो जी, तो प्लेन मिरर क्या है भाई? देखो यार, प्लेन मिरर कुछ ऐसा होगा, ये कि एक ऐसा मिरर लिया हमने ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मिरर लिया, इसकी जो प्लेन साइड होगी ना वो पॉलिश्ड होगी, मतलब प्लेन साइड एक साइड पॉलिश्ड होगी, ठीक है, ऐसे ये पॉलिश्ड है जिसको हम सिल्वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, यहां से आपको ये भी पता लगता है कि किस चीज की पॉलिश हुई होती है, कोटिंग किस चीज की होती है, तो आप इसको सिल्वर्ड बोल सकते हो कि ये सिल्वर्ड होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है। ठीक है, ठीक है, आप यहां पे ये बोल सकते हैं कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है वो प्लेन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन इज प्लेन, रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज प्लेन। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज प्लेन। और क्या खास बात होती है भाई? और क्या खास बात होती है? देखो यार, प्लेन मिरर में कुछ खास बातें जो आप लोगों को आनी चाहिए। प्लेन मिरर, अरे 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 एक मिनट, इसको पहले ना यहां से हटा दो। जो कुछ खास बातें पहले वो बता देता हूं मैं तुम्हें, कि भाई मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो होगा क्या कि भाई इतने दूरी पे, मान लीजिए ये यहाँ से, एक मिनट रुकिए, मान लीजिए ये यहाँ से x दूरी पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये x दूरी पे है ऑब्जेक्ट, तो भाई x दूरी पे ही अंदर, x दूरी पे ही अंदर क्या बनेगी? आप इमेज बनती हुई देखोगे। क्या देखोगे? इमेज बनती हुई देखोगे। और परपेंडिकुलर बनती है ये, क्या बनती है? परपेंडिकुलर। ये चीजें याद रखने की है प्लेन मिरर में, कि भी मान लो कोई भी तुम्हें बोल दे कि प्लेन मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट इतनी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इमेज बताओ कहां बनेगी? अरे भाई सीधी बात, 10 पे बनेगी, उधर परपेंडिकुलर बनेगी 10 पे, सेम डिस्टेंस पे बनती है। कितने पे बनती है? सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है इधर वाला, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है। ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन। और ये प्लेन होता है। कैसा होता है भाई? प्लेन। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इसका जो रेडियस होता है वो इन्फिनिटी होता है, अब ये बोल सकते हो बहुत बड़ा रेडियस है। ठीक है, चलो यार आगे बढ़े। क्लियर हुई इतनी बातें? चलो, अब देखो यार, अब देखो, ये तो पता लग गया कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बनेगी, परपेंडिकुलर ही बनती है। चलो जी, अब दूसरी बात, अब आप लोगों के पास बोर्ड में ना इस प्लेन से रिलेटेड, मतलब प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट एक क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड का। अब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर जो है भाई, उसकी डेरिवेशन भी होती है, अलग अलग डेरिवेशन होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बट फॉर्मूलेज हैं वो एक बार देख लो। नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस किसके द्वारा? प्लेन मिरर के द्वारा। मैं प्लेन मिरर में लिख रहा हूं तो समझ जाना कि प्लेन मिरर की ही बात कर रहा हूं बस इधर।
इधर ये प्लेन मिरर की ही बात हो रही है, बस ये याद रखना, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे होते हैं यार, देखो नंबर ऑफ इमेजेस हम एक वैल्यू निकालेंगे जिसको बोलते हैं कैपिटल एन, ठीक है, या तुम स्मॉल एन बोल देना, वो आप लोगों की मर्जी है। हमने बोला कैपिटल एन क्या है, 360 डिग्री बटा में थीटा है। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर्स। मान लो एक मिरर यहाँ पे है, ठीक है, और एक मिरर मान लो यहाँ पे है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कौन है? थीटा है, ठीक है। चलो, अगर 360 डिग्री बटा में थीटा की वैल्यू भाई कैसी आ चुकी है, अगर उसकी वैल्यू आ चुकी है इवन, ध्यान से सुनना, कैसी आ चुकी है? इवन आ चुकी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो होंगी n-1, मतलब आप लोगों को एक घटा के लिखना होगा। जब आप डेरिवेशन करते हो ना तो ये चीजें समझ में आती हैं, बट अभी के लिए याद करो कि भाई 360 डिग्री बटा में थीटा की वैल्यू अगर इवन आ रही है तो आप एक घटा के लिखोगे, ठीक है, एक घटा के लिखोगे। और एक और चीज, ये इवन कब है, कब मानी जा रही है, मतलब ये जब कैसा रखा भाई? सिमेट्रिकल रखा हुआ है। कैसा रखा है? सिमेट्रिकल रखा हुआ है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल क्या चीज है, इन सब चीजों को भी समझा ही देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इन सब चीजों को भी मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ साइड में, और इसको यहाँ से रब भी कर देते हैं। रुको रुको रुको, इधर जगह बना लेते हैं। देखो यार, नंबर ऑफ इमेजेस को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, नंबर ऑफ इमेजेस अगर तुम्हें फाइंड आउट करनी है प्लेन मिरर के लिए, नंबर ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर, तो कैसे होती हैं? सुनो ध्यान से यार, वो होती हैं, देखो ध्यान से, मैंने एक वैल्यू लिखी कि हमने एक फैक्टर लिखा 360 डिग्री, नीचे थीटा लिखा। अगर वो आ जाए कैसा? इवन आ जाए, अगर वो कैसा आ जाए? इवन आ जाए, तो आपको जो नंबर ऑफ इमेजेस लिखनी है वो लिखनी है n-1। कितनी लिखनी है? n-1 लिखनी है। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगे? n-1 आएंगी। समझाता हूँ सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक। लेकिन अगर भाई साहब 360 डिग्री बटा में थीटा अगर मेरे पास ओड आ रहा है, अगर मेरे पास ओड आ रहा है, तो क्या हम n-1 लिखेंगे या सिंपली n लिखेंगे? तो भाई उसमें दो चीजें हमें देखनी होती है। एक देखना होता है सिमेट्रिक, एक हमें देखना होता है सिमेट्रिक, और एक हमें देखना होता है असिमेट्रिक। क्या देखना होता है? असिमेट्रिक देखना होता है, ठीक है। एक सिमेट्रिक देखना होता है, एक असिमेट्रिक देखना होता है। ओके, चलो अब ध्यान से देखना कि भाई अगर वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो वो आएगा n-1 ही आएगा, मतलब आपको 1 माइनस करना पड़ेगा उस टाइम पे। लेकिन अगर वो असिमेट्रिक है तो सीधा n ही आएगी, ठीक है। अब ये असिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या है वो समझ लो। मान लो ये रहा एक मिरर, ठीक है, ये रहा भाई साहब दूसरा मिरर, या ऐसे मान लो ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल इसके, ये दूसरा मिरर ये रहा, ठीक है। एक m1 ये रहा, एक m2 ये रहा, मिरर 1 मिरर 2, दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। अगर ऑब्जेक्ट भाई साहब बराबर एंगल पे रखा हुआ है, मान लो यहां से भी 45 है और यहां से भी 45 है, तो वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। लेकिन अगर वो इधर से 40 इधर से 50 है तो वो असिमेट्रिक है, ठीक है। समझ में आ गई चीजें कि 360 बटा थीटा अगर इवन है तो वो n-1 करना, बात खत्म हुई। सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक कुछ भी हो। लेकिन ऑड में देखते हैं कि अगर ऑड में, मतलब अगर ये ऑड आ जाती है वैल्यू, तो सिमेट्रिक असिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक असिमेट्रिक हम चेक करते हैं, ठीक है। समझ में आई चीजें? तो भाई उस टाइम पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, उस टाइम पे क्या होने वाला है आप लोगों के पास, जब सिमेट्रिकली रखा होगा, मतलब बराबर एंगल पे अगर रखा होगा तो n-1 करेंगे। अगर असिमेट्रिक, इधर से 40 इधर से 50 इधर से 30 इधर से 60 ऐसे रखा होगा, तो वही वैल्यू रहेगी जो नंबर आया था। क्लियर है? समझ में आई चीजें? अब इसके बाद करने वाले हम स्फेरिकल मिरर्स को। इसके बाद हम किसको करने वाले हैं? स्फेरिकल मिरर्स को। प्लेन मिरर्स में तुम्हें बस इतना ही समझना था कि किस तरीके से इमेज बनती है, कितने डिस्टेंस पे बनती है, परपेंडिकुलर बनती है भाई साहब, कौन सा रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है, इधर वाला कोटिंग होती है, सिल्वर्ड होता है। अब चलते हैं स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है। किस पे चलेंगे? स्फेरिकल मिरर पे चलने वाले हैं। देखो यार, अब जो स्फेरिकल मिरर है ना, उसके भी दो पार्ट है, बट तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर।
व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? हाँ जी, क्या होता है स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर होता है भाई साहब एक पार्ट होता है किसका? ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मीडियम का। ठीक है, आप बोलोगे स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मीडियम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मीडियम मतलब आप लगा के चलो कि टेनिस की बॉल होती है ना, जो अंदर से खोखली होती है, थोड़ी मोटी होती है, वो बस ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, कैसी हो? ट्रांसपेरेंट हो। इट इज ए पार्ट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मीडियम। ओके, तो ये कितने तरीके के होते हैं भाई? ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। जो स्फेरिकल होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, फिर इनकी अलग अलग टाइप्स को देखते चलेंगे। स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के? दो तरीके के। कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, और एक होता है भाई साहब आप लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कौन कैसे बना होता है वो भी चेक करवा दो सर। ऐसे कैसे? लिखने मात्र से काम थोड़ा चलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल डीप में समझा देते हैं, टेंशन मत लो। देखो यार, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ। एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, ये ऐसे एक सर्कल बना लिया। ये क्या है? एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मीडियम है। ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल, स्फेयर हो गया ना, ठीक है, अंदर से खोखला है इसका मतलब। ठीक है, और एक मीडियम है। ओके, मैं मिरर्स की बात कर रहा हूं कि कैसा होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मीडियम है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ना कट लगा दिया। हमने यहाँ पे कट लगा दिया कुछ इस तरीके से, ये ऐसे कट लगा दिया। ठीक है, चलो जी, मैंने इसको यहां से भी कट कर दिया, मतलब दो पोर्शन मैंने यहां से निकाल दिया। मैंने क्या किया कि भाई जो इधर वाला पोर्शन है उसको यहां से कोटेड कर दिया। ठीक है, सुनना ध्यान से, इसको यहां से कोटेड कर दिया। और जो इधर वाला पार्ट था इसको मैंने अंदर से कोटेड कर दिया। इसको मैंने अंदर से कोटेड कर दिया। ठीक है, सुनो अब ध्यान से। तो भाई जो कॉनकेव मिरर है वो होगा ये वाला, जो होगा ये वाला कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप इसको गोल बनाओ ऐसे। ये होता है आप लोगों का कॉनकेव मिरर। ये इसका सिल्वर पार्ट होता है और इधर वाला ये अंदर अंदर की तरफ, जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ है। जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहाँ है? अंदर की तरफ है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ है। रिफ्लेक्टिंग पोर्शन या पार्ट आप लिख सकते हो, जो कि अंदर की तरफ है। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्वेक्स का ये निकाल लो। कॉन्वेक्स के लिए ये अंदर से कोटेड है, वही सिल्वर्ड हुआ पड़ा है ये। ठीक है, इधर से तो ये इधर वाला पोर्शन जो बाहर से, इसका रिफ्लेक्शन बाहर से होता है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो समझ में आई चीजें? अभी सिर्फ मैंने तुम्हें ये बताया कि कौन क्या है। स्फेरिकल मिरर कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन है? जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ होता है। कॉन्वेक्स कौन है? जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर की तरफ होता है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें से एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं इसको। ठीक है, इसको एक और बना लेते हैं, और ज्यादा अच्छे से चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सुनो ध्यान से। मान लो मैंने यहाँ पे दोबारा से एक सर्कल बनाया, ऐसे ही एक सर्कल बना लिया। ठीक है, और इसको यहीं से यहाँ से कट कर दिया। कहाँ से कट करा? यहाँ से ऐसे कट कर दिया। ठीक, सबसे पहली बात, ये किसी एक स्फेयर में से काटा जा रहा है, तो भाई इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे एक सेंटर होगा जिसको सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सबके लिए सेम है। सी कौन है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिक है ये, बिल्कुल समझ लेना। अब सुनो ध्यान से। अब हमने क्या किया था कि जो हमने पार्ट निकाल लिया, देखो ये वाला पार्ट हमने निकाला, इसको कोटेड कर रखा है, इतना इसको कोटेड कर रखा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब जो लाइन भाई इस मिरर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मान लो मैंने यहां से एक लाइन निकाल दी ऐसे।
ऐसे मैंने एक लाइन निकाल दी, ऐसे ऐसे, जैसे भी है ये सीधी कर लेना आप एक बार, ठीक है। ऐसे ये लाइन निकाल दी, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है भाई इसको? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। ठीक है जी। भाई जो पॉइंट इनके मिड में है, किनके मिड में? मिरर के मिड में है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, वो क्या कहलाएगा? वो पी कहलाएगा। पी मतलब पोल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा भाई? पोल कहलाएगा, ठीक है। और पोल से लेके सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा, पोल से लेके सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर कहलाएगा। कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। यस और नो? क्लियर है? अभी तक ये बेसिक था क्या, कि भाई ये एक स्फेयर है जिसका सेंटर ये रहा सी, सेंटर यहां पे लगा लो ना, यहां से लगा लो ऐसे। ये क्या है इसका सेंटर? सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी कौन है? जो मिरर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट मिड में आ रहा है, मतलब जो मिड में पॉइंट है वो पोल है। जो लाइन जा रही है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। चलो यार, ये चीजें थी आप लोगों के पास बेसिक। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फोकस को। किसको पढ़ने वाले हैं? फोकस को पढ़ेंगे, ठीक है। फोकस को पढ़ने वाले हैं, और इसमें भी ना वर्चुअल, रियल, ये सब चीजें चलती आएंगी। अच्छा सुनो ध्यान से, ऑप्टिक्स के अंदर जहां पे लाइन एक्चुअल में कट कर रही होंगी, एक दूसरे को काट कर जा रही होंगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो वहां पे रियल इमेज बनेगी। और जहां पे हम धक्के से मिला देते हैं कि मिलती हुई दिखाई दे रही होंगी, शायद वहां से आ रही होंगी, तो वो क्या होगी भाई? वो वर्चुअल इमेज होंगी, ठीक है। चलो अब पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस को, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस को पढ़ते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस ध्यान से सुनना, डायग्राम के थ्रू मैं तुम्हें समझाता हूं। हमने यहाँ पे सबसे पहले एक एक्सिस लिया, ठीक है। यहां पे बना दिया हमने कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ध्यान से सुनना, यहां पे बना दिया हमने कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब इसके बाद सुनो, अब हो क्या रहा है ना, पैरेलल लाइंस आ रही हैं यार। क्या आ रही हैं? पैरेलल लाइंस आ रही है, मतलब दूर से ऐसे लाइन आ रही है, पैरेलल लाइंस आ रही हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें यह बता दूं, जब भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल बनाना है, जैसे कि हमने पहले पहले यहाँ पे नॉर्मल बनाया था, तो कैसे बनाया था? जिस सरफेस पे लाइट पड़ रही है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई थी। ऐसा ही स्फेयर के केस में भी होगा, कि स्फेयर के केस में जब आप नॉर्मल बनाते हो तो बस सेंटर से लाइन खींच दो, सेंटर से आप एक क्या कर दो? एक लाइन खींच दो। जैसे कि सेंटर से मान लो मैंने ये लाइन खींच दी, तो भाई ये इसके बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रही है? परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल है। तो कहीं पे भी खींच दो आप, कहीं पे भी ऐसे। समझ में आ रही है? मतलब सेंटर से आनी चाहिए, सेंटर से आनी चाहिए, कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट इधर आ जाओ। अब यहां पे भी वही काम हो रहा है कि भाई यहां पे सेंटर से हम कुछ ना कुछ नॉर्मल सोच के क्या कर देते हैं? लाइंस को रिफ्लेक्ट करा देते हैं, और लाइंस यहां पे आ जाती हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पे आ जाती है, ठीक है। एक्चुअल में आती हैं, एक्चुअल में आती हैं। इसको बोला जाता है यार क्या? कैपिटल एफ, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। और रियल बोल सकते हो आप इसको, रियल फोकस बोल सकते हो, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में लाइट मिल रही है, ठीक है। देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉर्मल कहां बना। भाई मान लो इसका नॉर्मल यहां तक, ठीक है, ओके, और इसका नॉर्मल ये रहा। मैंने पहले बता दिया कि सेंटर से ही मिलाते हैं हम इनको, और जितने एंगल पे ये यहां से होगी उतने ही एंगल पे ये यहां से होगी। अगर ये आई है तो ये भी आई बोल सकते हो आप, ठीक है। ये कुछ भी एंगल बोल दो तो ये भी उतनी एंगल पे होगी। मान लो ये आई है तो ये भी आई एंगल होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स सा हो गया, इसको हटा देते हैं। समझ में आ रही है चीजें? तो कहने का मतलब प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव के केस में क्या है? रियल है। जहां पे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मिल रही हैं, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है भाई साहब प्रिंसिपल फोकस, और कॉनकेव के लिए ये रियल है। यहां पे होता है इनका सी,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये है भाई साहब पोल। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। तो पोल से लेके इस एफ तक जो डिस्टेंस होगा, एफ से लेके मान लो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है एफ है, और ये वाला पॉइंट जो है वो पी है। तो भाई इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो स्मॉल एफ कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ इज व्हाट? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है, जहां पे एक्चुअल में लाइट आके मिल रही है, पैरेलल रेज आके मिल रही है, सी और पी के बीच में है कहीं ना कहीं यहाँ, ठीक है। रिलेशन भी पूरा मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे होता है। ओके चल, अब अगर हम दूसरा जो है भाई साहब, अगर हम मिरर ले, जैसे कि मान लो हमने एक दूसरा मिरर ले लिया जस्ट लाइक दिस, ठीक है, और ये अंदर से कोटेड है, बट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ठीक है, ये इसका पोल होगा। अब पैरेलल रेज आ रही है भाई, पैरेलल रेज आई यहाँ पे चली गई, पैरेलल रेज आई यहाँ पे चली गई। अब ये रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से क्या हुआ? रिफ्लेक्शन होगा रेज का, यहाँ से क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हो गया रेज का। तो यहाँ से देखने पे ऐसा लगेगा यार ये रेज कहाँ गई, बाहर चली गई क्या? नहीं, आंख को लगेगा कि ये रेज यहाँ से कहीं से पीछे से आई थी यार। तो ये हमने सोचा है, ऐसा दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे एफ। बट ये एफ अब क्या है? रियल नहीं है भाई सब, वर्चुअल है, क्योंकि ये मिलती हुई दिखाई दी है या सोची गई है। यहाँ पे एक्चुअल में मिल रही थी, यहाँ पे एक्चुअल में मिल रही थी, यहाँ पे एक्चुअल में नहीं मिली। इस मिरर को बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। इस मिरर को क्या बोला जाता है? दूसरा नाम बता रहा हूं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, ठीक है। और इससे पहले वाला जो मिरर है इसमें लाइट कन्वर्ज एक जगह आ रही है, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं भाई? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस की बात हो गई, इसी तरीके से इस वाले फोकस की बात हो गई। ये वर्चुअल है, बस फर्क ये है, ये रियल वाला था, ठीक है। डिस्टेंस वही, P और F के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? स्मॉल f कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्मॉल f कहलाएगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, और वो है भाई साहब साइन कन्वेंशन। वो क्या है? साइन कन्वेंशन है। क्या है? साइन कन्वेंशन। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव तो नहीं, रे अगर पढ़ रहे हो पूरा अच्छे से तो आप लोगों को साइन कन्वेंशन आनी चाहिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन आप लोगों को आनी चाहिए। और मैं ये आप लोगों को एक के लिए सिखा देता हूं। किसके लिए सिखा देता हूं? किसी एक मिरर के लिए सिखा देता हूं, फिर आप लोगों को सबकी आ जाएगी, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया और यहां पे बना लिया अपना क्या? कॉनकेव मिरर। कौन सा बना लिया? ये कॉनकेव मिरर। इसका अपर्चर इज वेरी स्मॉल। कॉनकेव मिरर है भाई सभी। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है। ये कॉनकेव मिरर है तो ये इसका कहीं ना कहीं सेंटर सी इधर होगा, ठीक है। और बीच में ये कहीं ना कहीं एफ है, फोकस। इस पूरे डिस्टेंस को हमने आर बोला, यहाँ से यहाँ तक। और इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला? एफ बोला, स्मॉल एफ बोला, ठीक है। ओके बेटा, अब ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनना। दो टर्म, मतलब दो लेटर हम यूज कर रहे होंगे, स्मॉल लेटर। एक होगा आप लोगों का यहाँ पे यू और एक होगा वी, ठीक है। एक होगा यू, एक होगा वी। देखो, जो यू होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किससे डिस्टेंस? ये तो बताओ। अरे भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे? मिरर से। बात खत्म हुई। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच, है ना। अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें सारी चीज। ये वी है, वी इज व्हाट? इमेज डिस्टेंस। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस है भाई साहब, ठीक है। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस है। ओके, अब ध्यान से सुनना। मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहां पे क्या रखा है? एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। तो इस ऑब्जेक्ट का यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो यहां से मापेंगे, पोल से मापते हैं। मैं भी बताऊंगा तुम्हें, यू बोल दिया मैंने। मान लो इसकी इमेज नीचे बन गई है, मान लेते हैं कि इसकी इमेज नीचे बन गई है।
मान लो इसकी इमेज नीचे बन गई है, मान लो ये नीचे इमेज बन गई, ठीक है, ये हमारे पास वी है, इमेज आ गई है, ठीक है, मतलब इमेज बन गई है, आई बोल दो, ये ऑब्जेक्ट बोल दो, और यहाँ से लेके वही पोल तक का जो डिस्टेंस इज वी हो गया। समझ में आया? अब आया समझ में? सबसे पहली बात साइन कन्वेंशन में, सबसे पहली बात क्या होती है कि पहला रूल कहता है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस पोल से मापे जाएंगे, मतलब पोल इज द इनिशियल पॉइंट जहां से हमें स्टार्टिंग करनी है। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ऑब्जेक्ट यहां पे है तो डिस्टेंस बताओ, तो ये नहीं है कि तुम यहां से चलोगे, नहीं, यहां से मापेंगे, पोल से मापते हैं। कहां से मापे जाएंगे? पोल से यहां पे मापे जाएंगे। क्लियर? सिमिलरली मान लो इमेज नीचे बनी हुई है, तो आप बोलोगे यहां से यहां आओगे, तो समझ में आया? चलो जी, चलो अब हाइट अगर ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से, हाइट अब प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, सुनो ध्यान से। हाइट, अब कोई इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, उनकी एक हाइट होगी, जैसे ऑब्जेक्ट उसकी एक हाइट है, तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है हाइट तो वो पॉजिटिव होगी। अगर वो नीचे है इमेज, मान लो इमेज बनी तो नीचे बनी है, बनने को साइड में बन सकती है, ऊपर बन सकती है, वो अलग अलग केस होंगे, लेकिन अगर मान लो नीचे बनी हुई है तो भाई क्या होगा फिर? वो नेगेटिव होगा। तो हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस is positive and height below principal axis is negative. Principal axis is negative। समझ में आया? दो रूल अभी तक हमने किए कि सारे के सारे जो डिस्टेंस आप लोगों को कहां से मेजर करने हैं, सारे के सारे जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को मेजर करने हैं पोल से। हाइट जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, और हाइट जो नीचे की तरफ होती है प्रिंसिपल एक्सिस से वो नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। चलो यार, अब तीसरा जो पॉइंट है ना उसको समझो, ठीक है, समझो। डिस्टेंस मान लो हम मेजर कर रहे हैं और वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, इज टेकन एज पॉजिटिव। समझ में आया? मान लो ये रही हमारी इंसिडेंट रे, ये रही हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है, सुनना ध्यान से, और हम डिस्टेंस इसी साइड मेजर कर रहे हैं, मतलब पोल मान लो हमारा यहां है, मान लेते हैं कि यहां पे है, डिस्टेंस मेजर्ड उसी डायरेक्शन में है, तो भाई उसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। उसको क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, ठीक है। आप इसको लिख लो, क्योंकि कई बच्चे फिर इसको ऐसे करेंगे कि सर ये तो लिखवाया नहीं था आपने। लिख लो भाई, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। भाई तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उसको टेकन एज क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। एंड डिस्टेंस मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? क्लियर है भाई? चलो, अब हमने बेसिक तो पढ़ लिया कि साइन कन्वेंशन क्या होती है, इस तरीके से होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ना इमेज फॉर्मेशन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं बेटा? इमेज फॉर्मेशन हम समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो जी, तो सबसे पहले हम समझते हैं इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्म करने के लिए आप लोगों के पास दो लाइंस, दो रे का कट होना जरूरी है, कम से कम दो तो हो, उससे
ज़्यादा जितनी कट होंगी हो जाएंगी, बट आपके पास दो तो हों। इमेज फॉर्मेशन समझेंगे किसके द्वारा समझेंगे, अभी हम कॉनकेव के लिए समझने वाले हैं, कॉनकेव मिरर के द्वारा। ठीक है, कि अलग अलग पोजीशन पे अगर है ऑब्जेक्ट तो फिर इमेज कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, वो हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ठीक है, और यहाँ पे बना दिया मिरर, यहाँ पे बना दिया मिरर। चलो जी, ये लो मिरर बना दिया। मान लो ये है इसका F फोकस, ये है इसका सेंटर C। ठीक है, सुनना ध्यान से। अगर ऑब्जेक्ट आप लोगों का कहाँ पे रखा है भाई साहब, अगर ऑब्जेक्ट आप लोगों का बिल्कुल C के पीछे रखा है, जाके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से क्या करना आप लोगों को, सीधी सी बात, एक लाइन आप इसके पैरेलल चला दो भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला दो। ठीक है, और पैरेलल लाइंस कहाँ से होके जाती है, पैरेलल लाइन भाई फोकस पे आके मिलती है। यस और नो? पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलती है भाई, फोकस पे आके मिलती है। फोकस पे मिलेगी ना पैरेलल लाइंस तो पैरेलल लाइन फोकस से मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद सुनो, अब दूसरी लाइन आप क्या करो, दूसरी लाइन आप क्या करो, या तो आप ये काम करो कि यहीं से लाइन भेज के वापस मंगवा लो। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां से एक लाइन हम यहाँ पे भेज देते हैं, और इतने ही एंगल पे क्या होगा, इतने ही एंगल पे लाइन यहाँ पे आ जाएगी भाई, इतने ही एंगल पे लाइन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों की क्या बन गई है, इमेज बन चुकी है। मतलब सी के अगर पीछे है तो सी और एफ के बीच में बन रही है, सी के अगर पीछे है तो भाई कहाँ पे बन रही है, सी और एफ के पीछे बन रही है। क्लियर है? ठीक है, ये कौन है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कौन बन गई, हमारी इमेज बन गई। क्लियर? ये एक केस था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, लेकिन अगर हम सी और एंड एफ के बीच में कर दें भाई, अगर हम सी एंड एफ के बीच में कर दें या सी पे कर दें, एक अलग केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस लिया हमने भाई, रिफ्लेक्शन है, पूरा पिला दूंगा तो मैं घोल के, तो इसलिए पूरा देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, सुनो ध्यान से। जैसे कि मान लो ये हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, ये पोल हो गया, यहाँ पे भी ये वो कौन था, पोल था भाई। ठीक है, ये रहा इसका सेंटर, नेमिंग बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो सी पे ही रखा हुआ है, मान लो सी पे ही रखा, ये सी है हमारे पास, और यहीं पे कौन है, ऑब्जेक्ट है, यहीं पे कौन है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे ना चीजें देखो, मैं भी पहले ये बना देता हूँ, फिर आप लोगों को यहाँ पे कुछ और चीजें बतानी है वो बताता हूँ। ठीक है, देखो यार, यहाँ पे एक इमेज बनाई, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया, उससे रे पैरेलल गई। ठीक है, सीधी है ये, नहीं ऊपर जा रही है यार, ऐसे सीधी होगी, थोड़ी सी नीचे आने दो। अब फिर भी ठीक है, चलो अब ठीक है। हाँ, अब यहां से रे सीधी आ रही है भाई, ठीक है जी, सीधी आ रही है। अब ये कहाँ चली जाएगी, पैरेलल जाएगी हमेशा फोकस से, फोकस से चली जाएगी। ठीक है जी, फोकस से चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे। अब एक रे हमने कहाँ से निकाल दी, एक रे यहाँ पे फॉल कराई, मैंने बोला ना दो होनी चाहिए आप लोगों को, चलो जी दो हो जाएंगे, और एक यहाँ से उतने ही एंगल पे, ये यहाँ पे उतने ही एंगल पे, तो भाई ये कहाँ बनेगी, बिल्कुल इसी पोजीशन पे सेम साइज का इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो इमेज है वो कैसी बनी है, वो बनी है इन्वर्टेड। कैसी बनी है बेटा जी, इन्वर्टेड बनी है। कितने साइज की है, सेम साइज की, सेम साइज की बनी है, सेम साइज की बनी है भाई। ठीक है, और कैसी बनी है, असली में लाइन मिल रही है तो रियल बनी है, असली में लाइंस मिल रही हैं तो भाई रियल बनी है। यहां पे कैसी बन रही थी भाई, यहां पे जो इमेज बन रही थी वो इन्वर्टेड, उल्टी तो बनी है ना, अच्छा इन्वर्टेड है। और कैसी है भाई, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बन रही है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इसको, डिमिनिश्ड बोल दोगे आप इसको, क्या बोल दोगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, ठीक है, कैसी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, क्योंकि उससे कम बनी, उससे कम साइज की बनी है। और रियल बनी है भाई, कैसी बनी है, रियल बनी है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी बनी है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी बनी है। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधी बनी है, यहाँ पे इन्वर्टेड बनी है तो इन्वर्टेड लिखा है। ठीक है, तो ये केस हुआ, एक ये केस हुआ।
अच्छा, अगर हम सी एंड एफ के बीच में रख दें तो क्या होगा भाई, मान लो सी एंड एफ के बीच में रख दें, देखो जैसे ये एफ था, यहाँ पे फोकस था, ये सी था, अगर मैं सी और एफ के बीच में रख दूं, अभी तो मैंने कहां पे रखा है, सी पे रखा था ना ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, सी पे रखा, इमेज कहां बनी, सी पे ही बन गई, सेम साइज की बनी, सेम सब, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, सुनो, अब यहां पे भी मैंने वही मिरर लिया, देखो यार कॉन्वेक्स के लिए सिर्फ एक सिंपल केस है, उसमें वर्चुअल इमेज ही बननी है, कहीं पे भी रख देना, वर्चुअल इमेज बननी है, कहीं पे भी रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब मान लो ये रहा आप लोगों के पास, यहां पे है मान लो सी, यहां पे है मान लो एफ, और यहां बीच में कहीं ना कहीं हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां बीच में कहीं ना कहीं हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, वही इससे लाइट रेज जो जाएंगी सीधी जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये निकल जाएगी कहाँ से, फोकस से, तो ये फोकस से होकर निकल गई, ठीक है जी। और कौन सी, और यहां से चला दो भाई यहाँ पे, और इतने ही एंगल पे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे आई है क्या, इसको ऐसे बना के देखो, इतने ही एंगल पे अगर बनानी है तो ऐसे बन रही है, थोड़ा सा एंगल और यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो भाई देखो यहाँ पे इमेज बनी है, अब नीचे इमेज बनी है, और आप लोगों को पता भी लगेगा कि कैसी इमेज बनी है भाई, ये छोटी ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज नीचे बनी है बड़ी, समझ में आया, ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, ये कौन है भाई, ऑब्जेक्ट है, ये कौन है भाई, इमेज है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर सी एंड एफ के बीच में है तो कहाँ पे बनेगी, सी एंड एफ के बीच में है तो कहाँ पे बनेगी, तो आप बोलोगे एक तो रियल बन रही है भाई, असली में लाइनें कट रही हैं, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड बनी है, और पहले वाली से बड़ी बनी है तो मैग्नीफाइड, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है तो मैग्नीफाइड हो गई है, क्या हो गई है, ये मैग्नीफाइड हो चुकी है, क्लियर, ओके, समझ में आ रही है चीजें। तो भाई ये अलग अलग केस हैं, एक ये केस हुआ, एक ये केस हुआ, एक ये केस हुआ, तो ऐसे अलग अलग केस आप लोग देख सकते हैं, मैं बुक में भी तुम्हें बता दूंगा। अच्छा, एक काम करें, सी एंड पी के बीच में रखें, सॉरी एफ एंड पी के बीच में रखें, अगर एक केस ये भी देख लेते हैं, एफ एंड पी के बीच में एक केस देख लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने रखा कॉनकेव मिरर रख दिया, ऐसे सीधी है ये प्रिंसिपल एक्सिस, चलो यहाँ पे हमने ये कॉनकेव मिरर बना रखा है, ये P है, ये F है, और इसके बीच में यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब इससे क्या होगा, रेस कैसी जानी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ जानी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये पैरेलल कहाँ से जाएंगी, यहाँ से निकल जाएंगी, फोकस से ही निकल जाएंगी, फोकस से निकल गई, ठीक है। और एक को आप यहाँ पे मिला दो, एक आप इससे ऐसे मिला दो, ऐसे, और इतने ही एंगल पे इसको वापस ले जाओ, इतने ही एंगल पे इसको वापस ले जाओ, ऐसे होगा ना, इतना यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा अब इसको यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो कहाँ पे इमेज बनेगी भाई, ये पीछे करके देखो, ये भी पीछे करके देखो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज बनेगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज बनेगी भाई, समझ में आई चीजें। तो भाई इसमें, इस केस में जरूरी नहीं था कि कॉनकेव के केस में सिर्फ रियल इमेज बनेगी, कॉनकेव मतलब वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। कैसी है ये, वर्चुअल है, कैसी है, वर्चुअल है, सीधी है तो इरेक्ट बोल दोगे, और मैग्नीफाइड है भाई साहब, कैसी है, मैग्नीफाइड है, क्लियर है इतनी बातें, यस और नो, फटाफट से एक बार बता दीजिएगा, हाँ जी फटाफट से एक बार बताइए सभी बच्चे, सारे केस हमारे हो चुके हैं, ठीक है, सारे केस हमारे हो चुके हैं, लगभग मोस्टली केस कर लिए हमने सारे, ठीक है। अगर एफ पे रखते तो भी उधर ही बनती यार, एफ पे रखते तो भी उधर ही बनती, ओके। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, एक बार देख लेना। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स के लिए भी सेम है, बट आप एक बार इसके डायग्राम समझ लो कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में
इमेज कैसे फॉर्म होती है वो एक बार आप लोग देख लो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, और एक मिरर फॉर्मूला और एक मैग्निफिकेशन, फिर रिफ्लेक्शन खत्म, ठीक है। चलो यार देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सीधा नहीं है क्या, चलो ये लगभग सीधा है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया कि एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, कॉन्वेक्स मिरर लिया और इसको कर दिया कोटेड, अंदर की साइड से कोटेड होगा, ठीक है जी। इधर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये इसका क्या होगा, पोल होगा। इतनी बात तो समझ में आएगी। कॉन्वेक्स के केस में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो वर्चुअल बनेगी यार, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और छोटी इमेज बनती है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो यार, अभी हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दिया, मान लो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, किसी भी पोजीशन पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से क्या होगा कि लाइट बिल्कुल सीधी यहाँ पे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के सीधी यहाँ से निकाल दो एक लाइट, ठीक है। और वो कहाँ से होके निकल जाएगी, फोकस से होके निकल जाएगी, नहीं फोकस से होके नहीं निकलेगी, यहाँ से नहीं निकलेगी ना, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी भाई, उधर की तरफ, तो ये मान लो इधर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। उधर रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है भाई, ये कहीं ना कहीं पीछे फोकस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे फोकस पे मिलती हुई दिखाई दी है, ठीक है, ओके। दूसरी बात, दूसरी रे, क्योंकि हमें अगर इमेज चाहिए तो हमें दो रे की जरूरत होगी, तो हमने यहाँ से यहाँ पे भी एक रे लगा दी, यहाँ से यहाँ पे भी एक रे लगा दी, और ये आ गई ऐसे, ऐसे ही होगी, हाँ नॉर्मल ये बीच में बन गया तो ये ऐसे होगी। अब इसको पीछे करके देखा, चल भाई पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल, पीछे, तो ये यहाँ पे कट हो गया, तो ये बन गया भाई साहब आप लोगों के पास क्या, इमेज। ये बन गया इमेज, ये बन गई क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उधर था, इमेज इधर आ गई है, यस और नो। तो अभी देखो यार कैसी बन रही है, एक तो यार मिलती हुई दिखाई दी है, एक्चुअल में नहीं मिली है, एक्चुअल में तो सेपरेट हो गई है, अलग अलग हो गई, डाइवर्ज हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो इमेज बनी वो कैसी बनी, वो इमेज बनी है आप लोगों के सामने, एक तो भाई साहब वर्चुअल, कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, सीधी बनी है, ऊपर की तरफ ही बनी है तो इरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। और छोटी बनी है तो डिमिनिश्ड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डिमिनिश्ड बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, डिमिनिश्ड बोल सकते हो, इरेक्ट। जैसे यहाँ पे क्या था, ये बड़ी बन रही थी बट इन्वर्टेड थी, मैग्नीफाइड थी, यहाँ पे छोटी बनी है तो डिमिनिश्ड। अब छोटी यहाँ पे भी बनी थी, ठीक है, छोटी यहाँ पे बनी थी। अच्छा क्वेश्चन में ना मैं तुम्हें इनके पूरे यूजेस भी करा दूंगी, कौन सा कहाँ पे यूज होता है, कौन सा कहाँ पे यूज होता है। वैसे कॉन्वेक्स मिरर जो है आप लोगों का, देखो छोटी इमेज बना रहा है तो आप इसको, कार का जो साइड व्यू रियर होता है ना, साइड रियर होता है, साइड मिरर जो होता है, नॉट साइड रियर, साइड मिरर जो होता है भाई ऑफ कार, उसमें यूज होता है, ठीक है, ठीक है। दूर से जो गाड़ी आ रही होती है उनको छोटी करके हमारे शीशे में दिखा रहा होता है, साइड मिरर ऑफ कार्स में दिखाई देता है ये, क्लियर। चलो बाकी यूजेज हैं बहुत सारे, मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगा। तो अभी एक बार पीछे चलते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया, कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ लिया, तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि भाई पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी क्या होता है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है भाई, जो एफ एंड पी के बीच का डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होती है। इनका रिलेशन अभी कर लेते हैं, सारी चीज बाकी समझ ली है, साइन कन्वेंशन समझ ली कि कैसे किसको लगा रहे होंगे, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, अब हम करते हैं यार रिलेशन बिटवीन, चलो यार तो नेक्स्ट अभी हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर, मतलब फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ पता लग गई होगी ना भाई, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। चलो हम रिलेशन देखने वाले हैं, और जो डेरिवेशन में आप लोगों को कॉनकेव के लिए करवा रहा हूँ वही आपका कॉन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, उसी टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा रे डायग्राम इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है।
सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ठीक है, और साथ में मैंने बना लिया यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर। क्या बना लिया? कॉनकेव मिरर इसको बना लिया भाई साहब, ठीक है। ये इसका पी इज पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना देता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये एक नॉर्मल मैंने बना दिया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। थोड़ा और बड़ा बना लो इसको ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। चलो मैंने यहाँ से बना लिया इसको। ये क्या है? हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल कहाँ से आएगा भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा। सर कब बताया आपने? भाई देख लो, देख लो, मैंने यहाँ पे भी बताया था कि जब भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना सेंटर से खींचना, इन स्फेयर्स के लिए हमेशा सेंटर से खींचना, ठीक है। चलो चलो जी, हमने सेंटर से खींचा, बन गया आप लोगों के पास क्या? नॉर्मल। ये कौन है? नॉर्मल है, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है। यहां से क्या हुई? एक पैरेलल लाइन आई, ऐसे ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइंस आ रही हैं ऐसे। तो ये जो पैरेलल लाइन है भाई साहब, ये ठीक है, ये कहां से होके जाएगी? ये फोकस से होके जाने वाली है। ये कहां से होके जाने वाली है? फोकस से होके जाने वाली है। ये चली गई यहां से ऐसे। तो आप इसको एरो जरूर बनाते रहना, हाँ जी, आप इन पे एरो जरूर बनाते रहना, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास क्या? फोकस यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो यार एक बात, मैंने P और C के बीच का डिस्टेंस तुम्हें बताया था कि P और C के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? P और C के बीच का डिस्टेंस इज कितना होता है? R होता है। ये देखो यहां तक, ठीक है, R होता है, ठीक है जी। तो P और C का डिस्टेंस यहाँ पे बना लेते हैं एक बार, फिर आगे चलते हैं। C और P ये रहा, तो ये बन गया R आप लोगों के सामने, ठीक है। ये हो गया R आप लोगों के सामने, ठीक है। अरे भाई ये डिस्टेंस R है, तो क्या यहां तक भी ये R नहीं होगा क्या? क्या मैं C से ये जो पॉइंट यहां पे आप लोग लिख रहे हो ये वाला, एक मिनट रुको, ये वाला, क्या इसको N नहीं बोला गया? यस और नो? क्या इसको N नहीं बोला गया? क्या बोला गया या नहीं बोला गया? तो क्या यहां पे CN को भी मैं R नहीं बोल सकता? क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बोल सकता? अरे भाई यहीं से तो ये ऐसे घुमा सकते हो, पूरा स्फेयर बना सकते हो, तो यहाँ पे CN को आप R बोल सकते हो। यस। अच्छा, और बात, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं थीटा नाम दे दूं, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा होगा या नहीं होगा? हाँ जी, एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर मैंने थीटा का नाम दिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। यस। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। यस और नो? इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? ये एंगल सेम, ये एंगल सेम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तुमने पढ़ा होगा मैथ्स, अगर पढ़ा हो तो भाई साहब उसमें क्या होता है कि अगर ये और ये ऐसे, कि ये एंगल और ये एंगल अगर भाई साहब सेम है, तो यहां से अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो वो इस नीचे वाली जो ब्रांच है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दूं, तो इधर वाला जो डिस्टेंस है वो r/2 है, इधर वाला जो डिस्टेंस है भाई साहब वो r/2 है। होगा या नहीं होगा? क्योंकि अरे भाई ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? CN R है, तो ये r/2 बना और ये भी r/2 बना। यस और नो? फटाफट से एक बार बता दीजिए। क्लियर? हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें CF और FP ये वाली लाइन कुछ फाइंड आउट करनी है। अरे R तो पता ही है, ये F पता है, ये वाला कुछ पता करना, मतलब इधर वाले से डील करनी है, इतने से डील करनी है, इतने से डील करनी है, ठीक है। चलो जी, अगर मैं यहां पे cos थीटा निकालूं, अगर मैं यहां पे cos थीटा निकाल दूं, तो मुझे ये बताओ कि cos थीटा कैसे निकलेगा? देखो अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, ये वाला, एक मिनट, ये है C, ये है P, इसको आप S नाम दे दो यहां पे, ठीक है। अगर मैं CSF एक ट्रायंगल लूं, CSF अगर मैं एक ट्रायंगल लूं, तो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, अगर तुम इसमें cos थीटा निकालना चाहते हो तो बेस को कैसे लिखोगे? बेस इज दिस, क्योंकि देखो ये एंगल एंगल के सामने इस परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये बड़ी साइड इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो CF लिख देंगे हम निकालने के लिए। अभी लिखते हैं बेस, बेस कितना है? बेस इज r/2, ठीक है, बेस इज r/2 और हाइपोटेन्यूस इज CF, नीचे आएगा यहाँ पे CF,
इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब सी एफ मुझे चाहिए तो सी एफ मैं लिख लेता हूं, क्योंकि सर बेटा देखो पी एफ तो हमें पता ही होता है कि पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, पूरा हमें पता था आर। हमें सी एफ ही चाहिए तो सी एफ मैंने यहां से निकाल लिया, तो कितना होगा आर बाय 2 कोस थीटा, ऐसे हो जाएगा। और 1 बाय कोस थीटा इज इक्वल टू होता है किसके, सीकेंड के, यस और नो? तो सी एफ को मैं आर बाय 2 सीकेंड थीटा लिख दूं, यस और नो? बताओ यार जल्दी से, फटाफट से बताओ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? चलो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब हमें रिलेशन लिखना है तो हम क्या करें, पी सी में से माइनस कर दें किसको, एफ सी को या सी एफ को, सी एफ को, तो हमारे पास क्या आएगा, क्या हमारे पास पी एफ आ जाएगा? बताओ यार। हमारे पास पी एफ आ जाएगा, पी एफ वही हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। चलो तो पी एफ की वैल्यू कितनी आने वाली है, फोकस की वैल्यू पी और एफ की वैल्यू कितनी वाली है, पी सी इज कैपिटल आर माइनस सी एफ इज कितना आर बाय 2, अरे भाई कीचड़ मचा दिया है, आर बाय 2 सीकेंड थीटा। तो ये होता है हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला। भाई साहब एक्चुअल फॉर्मूला इज दिस, पी एफ कौन है, पी एफ इज स्मॉल एफ है, पी एफ कौन है, स्मॉल एफ है, ये यही तो हमारे पास स्मॉल एफ है, तो इसका मतलब स्मॉल एफ जो है वो आर माइनस आर बाय 2 सीकेंड थीटा है, ठीक है? ये हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला है, लेकिन हमें पढ़ना होता है किसके लिए, हमें पढ़ना होता है पैरा एक्सियल लाइंस के लिए, हाँ जी, पैरेक्सियल लाइन के लिए पढ़ना होता है। और पैराक्सियल लाइन कौन सी होती है, इंसिडेंट रे जो होती है भाई, लाइन पैरेलल टू वेरी क्लोज टू, लाइन वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और जब लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास आ जाए, ध्यान से देखना, अगर ये लाइन बिल्कुल पास आ जाए तो क्या ये थीटा छोटे नहीं हो जाएंगे भाई, बिल्कुल स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है? अगर पैराक्सियल लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं, पैराक्सियल लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि लाइन वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज हो जाएगी तो इसका मतलब थीटा जो है वो वेरी स्मॉल हो जाएगा, थीटा जो है वो वेरी स्मॉल हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि अगर थीटा स्मॉल हो तो कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो सिमिलरली हम सीकेंड थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो लास्ट वाला जो फॉर्मूला आया है एफ इज इक्वल टू आर माइनस आर बाय 2 सीकेंड थीटा में, तो इसका मतलब सीकेंड थीटा 1 हो गया, ठीक है? अगर थीटा स्मॉल है तो एफ की वैल्यू इज आर माइनस आर बाय 2, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, आर बाय 2 आ गई। तो ये होता है भाई एक्चुअल फॉर्मूला, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है? बोर्ड्स में भी यही करके आना तुम लोग, उसमें बोल देना लास्ट में कि पैरा एक्सियल लाइन अगर है तो हमारे पास ये आने वाला है, ठीक है? वो सिंपल सा मत किया करो कि tan 2 थीटा निकाल दो, tan थीटा निकाल दो परपेंडिकुलर, अरे भाई वो सिंपल तरीके हैं। एक्चुअल फॉर्मूला अगर अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो यहां से है, ठीक है? अगर थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है तो भाई साहब फॉर्मूला ये लिखना है, पैरेक्सियल बोला जा रहा है तो ये लिखना है, पैरेक्सियल लाइन जो होती है, ठीक है? चलो अभी हम करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, और भाई साहब उसके बाद होगा मैग्निफिकेशन, ठीक है? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला ये दोनों के लिए सेम रहेगा, कॉन्वेक्स के लिए भी कॉनकेव के लिए भी, बट एनसीईआरटी में सिलेबस में कॉनकेव के बारे में बात करी गई है तो कॉनकेव के बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखो यार सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है? ये क्या है, कॉनकेव मिरर, यहाँ पे है P और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस लिख दो, इट इज व्हाट, इट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? इट इज व्हाट, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? चलो अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, ध्यान से देखना भाई, या तो आप सिंपल तरीके से करो कि ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं या
ऐसे पैरेलल रेज आ रही है, कोई भी डायग्राम बना लेना, आप लोगों की मर्जी है। एक सिंपल सा तरीका करते हैं, वही कि पैरेलल रेज आ रही हैं, क्या हो रही है, पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। कहाँ से आ रही हैं, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं पैरेलल रेज, तो यहाँ पे गई पैरेलल रेज, किसके पैरेलल जाएंगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली है। उसके बाद ये जो पैरेलल रेज होती है ये कहाँ से निकलती है, फोकस से होके निकल जाती है। मान लो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे हम फोकस मान लेते हैं, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से होके चली गई, फोकस से होके चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बता दिया, ठीक है जी। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, दूसरी लाइन हमारी कहाँ से जानी चाहिए भाई, दूसरी लाइन हमारी कहाँ से जानी चाहिए, मान लो दूसरी लाइन हमारी यहाँ पे जानी चाहिए, क्योंकि दो लाइनें तो हमें जरूरत पड़ेंगी ना, और इतने ही एंगल पे ये इधर जानी चाहिए, इतने ही एंगल पे है क्या, इतना ही एंगल है क्या, इधर बना लो, एक मिनट रुको, हम इसको दोबारा से बनाते हैं सारे कोई, अरे एक मिनट रुको यार, ये रेज वाला ना काम खराब हो रहा है, एक मिनट रुको, इसको दोबारा बनाते हैं। चलो अब मान लो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट बनाओ वो ज़्यादा सही रहेगा, कि मान लो हमने ये रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है, चलो जी ये हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, ओके। और पैरेलल रेज कहाँ से होके चले जाती हैं भाई, पैरेलल रेज होके चले जाती हैं कहाँ से, फोकस से, मान लो ये फोकस से होके चली गई, मान लेते हैं कि ये फोकस से होके चली गई, ठीक है, ओके। हमने सी के भी पीछे रखा हुआ है, ठीक है, सी के भी पीछे रखा हुआ है। दूसरी रे कहाँ जाएगी भाई, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरी रे चलेगी बिल्कुल यहाँ पे। अब यहाँ से रे उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होके ये इधर आ जाएगी, एंगल देख लेना बस उतना है या नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ आ जाएगी ऐसे, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे बन गई आप लोगों की इमेज, मतलब इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इमेज बन चुकी है। ये हमारा क्या था, फोकस था, ये हमारा क्या था यहाँ पे, फोकस था भाई साहब, ठीक है, ये क्या था हमारा यहाँ पे, फोकस था, ठीक है। इतना अगर सारी चीजें समझ में आ गई, सिर्फ डायग्राम, ज्यादा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ डायग्राम की बात कर रहा हूँ, कि अगर इतना समझ में आ गया फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज तो क्या कर सकते हो आप, कि भाई अपर्चर इज वेरी स्मॉल, याद रखना है, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। मतलब अगर मैं इसका नाम रखूं, अच्छा इस ऑब्जेक्ट का ना नाम कुछ और रख लो, इसका नाम ऐसे रख लो आप कि इसको आप ए नाम दो, इसको आप बी नाम दो, ठीक है, इसको आप ए डैश का नाम दे दो, इसको आप बी डैश का नाम दे दो, आप ऐसे नाम दे दो, ठीक है, ओके बेटा, अब ऐसे नाम दे दो, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से भाई, ये कौन है, इमेज, तो इमेज का पोल से जो डिस्टेंस होता है हमेशा इज वी, ऑब्जेक्ट का जो होता है वो क्या से लिखते हैं हम, यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, बस ये चीजें याद रखने की है और कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। अब सुनो यार, यहाँ पे हमें सिंपल तरीके से क्या करना होता है, हमें यहाँ पे सिंपल तरीके से बस सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने होते हैं, क्या ढूंढने होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने होते हैं, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल ढूंढने होते हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है, तो देख सकते हो यार यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, कि ए बी पी ट्रायंगल, ए बी पी सिमिलर है किसके, ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के। और जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, ब्रांचेस को डिवाइड कर सकते हो, इस ब्रांच को इससे डिवाइड, या इसको इससे डिवाइड, इसको इस छोटी वाली से, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, इसको बताया कि ये दोनों क्या हैं, ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा भाई साहब, वो बराबर होगा पी ए डैश इस लेंथ के, और नीचे उसी की पी ए के, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल का बेसिक है, ये सिमिलर ट्रायंगल का बेसिक है जो आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। चलो जी, इतनी चीज समझ में आ गई, ओके। अब यहाँ पे भी एक नाम रख लो यार, इसको भी कुछ ना कुछ नाम दे दो, कि
ये पी क्यू आर, इसको क्यू रख लो, ठीक है, या एन भी रख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्यू रख लो इसको नाम, ठीक है। अब यहाँ पे और कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ इस सिमिलर है भाई किसके साथ, क्यू पी, एक मिनट, हमने लिखा है ए डैश बी डैश एफ और ये पी एफ लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, पी एफ क्यू के साथ। सर ऐसा क्यों, ये तो थोड़ा स्लांट में है भाई, मैंने क्या बोला है कि ये अपर्चर इज वेरी स्मॉल, आप इसको बिल्कुल सीधा मान सकते हैं, आप इसको बिल्कुल सीधा मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ए डैश बी डैश अपॉन में क्यूपी इज इक्वल टू होगा कितना, एफ डैश ए अपॉन में क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, इस पी एफ। अब यहां पे क्यूपी जो है वो ए बी के बराबर है, क्यूपी जो है वो ए बी के बराबर है भाई साहब, ठीक है, क्यूपी इज इक्वल टू ए बी। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस इक्वेशन को ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिख सकता हूं और यहां पे आ जाएगा एफ ए डैश अपॉन पी एफ, ठीक है। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है भाई साहब, है या नहीं है, दोनों को मैं कंपेयर कर लूं तो इसकी ये साइड और ये साइड क्या है, सेम है, तो इनको हटा के अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आने वाला है कि पी ए डैश अपॉन पी ए इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ए डैश अपॉन पी एफ आ जाएगा भाई, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई। अब ध्यान से देखो यार, पी ए डैश कौन है, पी से ए जा रहे हैं, वी है वो, बट इंसिडेंट रे तो ऐसे आ रही है ना, देखो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही हैं, हम यहां से मेजर करेंगे क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो पी से ए डैश का मतलब है कि पी से ए डैश का मतलब है कि ये हो गया हमारे पास माइनस वी। पी ए का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से जाएंगे अगेंस्ट द इंसिडेंट रे जा रहे हैं, तो पी ए इज इक्वल टू यू हो चुका है। एफ ए डैश कितना है भाई, एफ ए डैश कितना है, ध्यान से देखो, एफ ए डैश इज दिस। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं पी ए डैश में से अगर हम माइनस कर दे पी एफ को तो निकाल सकते हैं, यस और नो। चलो तो एफ ए डैश की प्रॉपर वैल्यू लिख दो विद साइन कन्वेंशन, मैं लिख रहा हूँ विद साइन कन्वेंशन। अच्छा पी ए को भी तो माइनस यू लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो पी ए डैश कितना है, पी ए डैश इज माइनस वी, माइनस पी एफ कितना है, माइनस माइनस एफ, तो भाई ये आ गया आप लोगों के पास प्लस एफ, ठीक है। क्योंकि यार कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ अगर मेजर करेंगे तो माइनस आ रही है ना, फोकल लेंथ जो होगी कॉनकेव की वो माइनस होगी, तो इसलिए वहां पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। पी एफ कितना है, नीचे का रह गया ना पी एफ इज माइनस एफ, ठीक है। बस सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखते हैं और रिजल्ट निकाल देते हैं। चलो तो पी ए डैश की वैल्यू इज माइनस बी, पी ए डैश की वैल्यू इज माइनस यू, एफ ए डैश की वैल्यू इज माइनस वी प्लस एफ, यहां पे माइनस एफ, माइनस से माइनस कैंसल, इसको मैं लिख दूं v बाई यू, इसको मैं लिख दूं v माइनस एफ अपॉन एफ लिख दूं, ठीक है। माइनस उधर से भी हटा दिया मैंने, इधर से भी हटा दिया, इधर से माइनस पहले नीचे था, इधर से कॉमन लिया तो ये कितना बनेगा v माइनस एफ बन जाएगा, ठीक है। तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बना वी एफ, ये बन जाएगा यू वी, ये बन जाएगा माइनस यू एफ, ठीक है। और इसको इधर ले आओ तो ये बन गया यू वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस यू एफ, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो एक सेम फैक्टर से, दोनों साइड यू वी एफ से, यू वी एफ से और यू वी एफ से, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या बचेगा, ध्यान से देखना क्या बचेगा यार, यू से यू कैंसल, एफ से एफ कैंसल, वी एफ से वी एफ कैंसल, यू वी से यू वी कैंसल, तो क्या बचा आप लोगों के पास, इस साइड बच रहा है 1 बाय एफ बच रहा है, इस साइड क्या बच रहा है 1 बाय यू बच रहा है, प्लस इस साइड क्या बच रहा है यार 1 बाय वी बच रहा है। तो ये है आप लोगों के पास क्या मिरर फॉर्मूला, एंड ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ आप लोगों को साइन कन्वेंशन यूज कर लेनी है। क्या कर लेनी है भाई, साइन कन्वेंशन यूज कर लेनी है,
इट इज द मिरर फॉर्मूला। क्या है ये? मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, उसके बाद फिर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो यार, आएगा वो आएगा मैग्निफिकेशन। देखो यार, जो मैग्निफिकेशन है एक सिंपल सा टॉपिक है। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन होता है रेशियो। क्या होता है? रेशियो होता है ये। ठीक है, किसका रेशियो होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको स्मॉल m से लिखते हैं। हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नीचे आ जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैं क्या आप लोगों को शो कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है भाई, कितना हाइट थी ऑब्जेक्ट की, कितनी इमेज की हाइट आई है, उन दोनों का रेशो। ठीक है, तो वो बता देगा हमें मैग्निफिकेशन। वो क्या बताएगा हमें? मैग्निफिकेशन बता देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव का एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, कॉनकेव का एग्जांपल ले लूँ, तो कॉनकेव मिरर में, और कौन सा एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा मैं? देखो यार, जो रूल बनाया गया है वो इस डायग्राम से बनाया गया है, और वो सबके लिए एप्लीकेबल है अगर आप साइन कन्वेंशन अच्छे से लगाते हो। ठीक है, चलो अब मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर हमने लिया था, तो इसमें अगर हम देखें, हाइट ऑफ इमेज ये रही, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा, मतलब a डैश b डैश अपॉन में ए बी। ठीक है, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखना कॉनकेव मिरर के लिए क्या हो रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे m जो है क्या शो करेगा? हाइट ऑफ इमेज नीचे है तो आप उसको माइनस लिख सकते हो। हाइट ऑफ इमेज मैंने बोल दिया उसको, नीचे ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसको माइनस लिख दिया, नेगेटिव शो हो गई। लेकिन सुनो यार ध्यान से, जब हमने ये डेरिवेशन करी तो a डैश बी डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो क्या वो पी ए डैश अपॉन पी ए के बराबर है? पी ए डैश कौन है? पी ए डैश इज इमेज डिस्टेंस अपॉन पी ए इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब इसको हम इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसका मतलब पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश किधर है? इधर, इंसिडेंट रे के अपोजिट है। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, हम डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो माइनस वी लिखेंगे यहाँ पे, माइनस वी। नीचे लिख देंगे माइनस यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी पोल से ही मेजर करेंगे, तो माइनस से माइनस कट हो गया। तो मतलब m की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस वी बाई में u है। अब देखो यार ध्यान से, ये वो केस है जब इमेज आप लोगों की क्या बनी हुई है? इन्वर्टेड बनी थी। इमेज आप लोगों की इन्वर्टेड बनी है, लेकिन हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है कि कॉनकेव के केस में इमेज सीधी भी बनती है। ठीक है, वो कब बनती है? अगर वो कहाँ पे रख दिया जाए? एफ एंड पी के बीच में रख दिया जाए तो सीधी भी बनती है। इसका मतलब अगर हम प्रॉपर क्या यूज करें, अगर हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करें तो ये m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू को सबके लिए यूज किया जा सकता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो। अब ध्यान से देखना, हमने यूज कौन सा किया? ये वाला यूज किया। हम इसके लिए भी लगा सकते हैं। इसके लिए अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? इधर है, इधर है माइनस यू, उधर क्या है भाई साहब? इमेज है, तो माइनस वी। ठीक है, और माइनस वी नहीं होगा क्योंकि वो तो सेम डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वी। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं वर्चुअल वाला केस लेता हूं तो m की वैल्यू पॉजिटिव में भी आएगी, m की वैल्यू पॉजिटिव में भी आएगी। कहने का मतलब कॉनकेव के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव भी होगी भाई, डिपेंड करेगा कि इमेज कहां पे है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज कहां पे रखेगा उन पे डिपेंड करेगा। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। नेगेटिव कब? ये तो जब इन्वर्टेड इमेज बन रही है, लेकिन अगर दूसरी साइड बन रही है तो फिर v तो पॉजिटिव ही लोगे, u इधर है माइनस का लोगे, माइनस इधर से। देखो यार, ये समझ में आया? चलो जी, अब अगर मैं केस ले लूं कि जब f एंड p के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रखा था तो माइनस वी बाई यू हमने लिखा हुआ, ठीक है। इमेज दूसरी साइड बन रही है तो वो पॉजिटिव ही लिखी जाएगी, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट इधर है तो माइनस यू, तो माइनस से माइनस कट गया ना, तो उस केस में पॉजिटिव आ जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीजें? चलो, तो इसी तरीके से आप कॉनकेव के लिए भी लिख सकते हो। किसके लिए लिख सकते हो? कॉनकेव के लिए भी लिख सकते हो। बस आप लोगों को साइन कन्वेंशन का यूज करना है। किसका यूज करना है? साइन का। और कॉनकेव में आप लोगों को पता है कि वर्चुअल इमेज बनती है भाई साहब, ठीक है, और आप बोल सकते हो कि अपराइट बनती है, मतलब इरेक्ट बनती है, ठीक है। और कैसे बनती है? मिरर के दूसरी साइड में बनेगी,
दूसरी साइड में बनेगी, तो मतलब आप बोल सकते हो कि कॉनकेव के लिए पॉजिटिव ही रहने वाली है मैग्निफिकेशन। मतलब ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई यूज कैसे करना है। साइन कन्वेंशन लगाइए, सबके लिए लगेगा ये। हाँ, याद रखना कि कॉनकेव के लिए पॉजिटिव भी होती है मैग्निफिकेशन, नेगेटिव भी। नेगेटिव कब? जब इमेज ऊपर ही बन रही, मतलब पॉजिटिव कब? जब ऊपर ही बन रही होगी। नेगेटिव कब? जब इन्वर्टेड होगी। ठीक है। और कॉनकेव में एक मिनट यार, कॉन्वेक्स हमें यहाँ पे लिखना था, कॉन्वेक्स, सो सॉरी, यहाँ पे कॉन्वेक्स लिखना था। ठीक है, क्या लिखना था? कॉन्वेक्स लिखना था, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में क्या बनती है इमेज? वर्चुअल भी बनती है भाई, अपराइट बनती है, हमेशा बनती है, तो उसके केस में तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी। हाँ, कॉनकेव के केस में पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन जब आएगी जब अपराइट और वर्चुअल बने, अपराइट और वर्चुअल बने। ठीक है, चलो यार, तो ये था आप लोगों के लिए आज का लेक्चर, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन किया, और इसके बाद जो आएगा वो रिफ्रैक्शन आएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।